देखिए, आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। और आज की डिबेट में हमारे साथ हैं प्रदीप नारायण, रणघोष के संपादक हैं, नरेश यादव एडवोकेट जी हैं, और नरेश चौहान जी एडवोकेट हैं, जिन्हें आप लगातार हमारे विश्लेषणों में देखते रहे हैं। आज की हमारी डिबेट का मुद्दा है टीआरपी को लेकर के। टीआरपी के खेल को किस तरीके से खेला जाता है। जिस तरीके से कल मुंबई में पुलिस ने, कमिश्नर ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में है, जो हमने आपका परिचय करा दिया है सबका। तो सबसे पहले प्रदीप नारायण जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा। जो कल ये मामला सामने आया महाराष्ट्र का, अब उसको आप किस तरीके से देखते हैं? टीआरपी का खेल आखिर खेला कैसे जाता है? क्या कुछ आप उसको समझ पाए कि किस तरीके से दर्शकों को भ्रमित किया जाता है, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कल अपनी प्रेस वार्ता में कहा? थोड़ा सा हम आपसे ब्रीफ में जानना चाहते हैं। मोहन जी, जो कल का मामला एक्सपोज मुंबई पुलिस ने किया है, उसके पीछे उसकी सोच काम कर रही है। देखिए, ये टीआरपी का बहुत बड़ा मामला नहीं है। टीआरपी बहुत देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला मामला नहीं है। समाज को बांटने वाला मामला नहीं है। ये मामला है बाजार का। बाजार के पीछे जो खेल किया जा रहा है, उसको एक्सपोज करने का काम पुलिस ने किया है। लेकिन पुलिस की मंशा इसमें साफ सुथरी नहीं है। इस तरीके से परमवीर सिंह जी ने मामला एक्सपोज किया और चैनल का नाम बताया, उससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं पुलिस की जो मंशा है, वो कहीं न कहीं एक खास तौर से रिपब्लिक चैनल के खिलाफ रही है। रिपब्लिक चैनल जो है लगातार, क्योंकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को जो अपने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कटघरे में खड़ा कर रहा था, उसको कहीं न कहीं इस अप्रत्यक्ष तौर पर टीआरपी के मामले में उसको निशाने पर लेने का काम किया है। देखिए मोहन जी, टीआरपी का खेल आज और कल का नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और नो, इसमें कोई शक नहीं कि किस तरीके से आज मीडिया के हालात बने हुए हैं। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि हम जिला स्तर पर हम लोग भी पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता करते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से, मेरा अनुभव कह रहा है। मैं भी दैनिक भास्कर में एक विभिन्न पदों पर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से चैनलों की जो दुर्दशा और जिस तरह से बाजार में एक दूसरे को नीचा दिखाना, आगे बढ़ने की जो परंपरा मानसिकता रही है, जो कई सालों से छुपी हुई थी किसी न किसी तौर पर, वो अब एक्सपोज होने लगी है। हम ये मानकर चले कि एक अच्छा प्रयास भी है कि कहीं न कहीं ये एक बेहतरी के लिए भी जो सब चीज़ें सामने आ रही है, ये सब चीज़ें पाठक और दर्शक को तय करनी पड़ेगी कि वो अपना नज़रिया, अपनी सोच पर किसी का कब्ज़ा ना होने दे। देखिए, टीआरपी का शब्द जो है, ये आम आदमी की दिमाग से बाहर है। कोई भी अगर मैं चैनल देखता हूँ, न्यूज़ चैनल देखता हूँ, तो मैं ये देखकर नहीं देखता कि ये टीआरपी इसकी बहुत अच्छी है, इसको मुझे देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये देखता है कि इसमें कंटेंट मजबूत है कि नहीं है, बात सही तरीके से रखी जा रही है कि नहीं उसमें रखी जा रही है। तो मैं एज़ ए दर्शक जो है, जो मेरी नॉलेज को मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही सलीके से बात की जा रही है, तो मैं उसको देखूँगा। इसमें टीआरपी एक आम आदमी के दिमाग में नहीं रहती। लेकिन अब जो कल मामला एक्सपोज़ हुआ, वो सीधे-सीधे तौर पर जो मीडिया के अंदर, जो चैनल के अंदर आपसी जो लड़ाई चल रही है, जिन्होंने जो टेंडर ले रखे हैं, कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है, कोई सरकार के पक्ष में बोल रहा है, वो टेंडर के पीछे जो खेल चला जा रहा है, वो कहीं न कहीं पुलिस मंशा इतनी साफ नहीं है कि बहुत ईमानदारी से चीज़ों को एक्सपोज़ कर रही है। उन्होंने ऐसे समय में एक्सपोज़ किए मामले जो बहुत ही प्लानिंग से चलते आ रहे थे। वो एक दूसरे को, मुंबई पुलिस चाहती कि किसी तरीके रिपब्लिक भारत की जो उनकी जो रिपोर्टिंग है, उनका काम करने का तरीका है, जो महाराष्ट्र सरकार की छवि को खराब कर रही है, उनका मानना है, तो उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से दूसरे चैनल जिस तरह की भूमिका में निभा रहे हैं, हमें ये तय करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मैं पहले भी कह रहा हूँ कि दर्शकों पर आ चुकी है, कि उनको तय करना पड़ेगा। जो पूरा देश जो टीआरपी, देखिए टीआरपी का मतलब भी तो हम ही लोग ही ये तो हैं। हम उनको किसी चैनल को लगातार बार-बार देखेंगे तो टीआरपी बढ़ेगी उसकी। लेकिन ये हमें तय करना है कि हम देख क्या रहे हैं? क्या हमारे जो देख क्या सामने रहे? वाला जो जी, जो एंकर प्रदीप है, जी, वो प्रदीप क्या प्रदीप जी ज़िम्मेदारी के साथ इसी अपनी पे बात रख पा प्रदीप रहा जी है? जी। प्रदीप जी इसी पे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ पैनल में दो और लोग हैं। चौहान साहब, जिस तरीके से कल जो मामला सामने आया, क्या लगता है कि वाकई एक टीआरपी का जो खेल है, या आपस में जो चैनलों की प्रतिद्वंदता है, या कहीं लोगों का माइंड वॉश करने के लिए एक पूरा खेल है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को दिखाया जाए? या जिस तरीके से जो बातें आई कि चैनल चलाने के लिए बकायदा मंथली दी जा रही है, या बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, आज हम जाए तो एक ही चैनल चलता हुआ मिलता है, किस रूम में उसको देखते हैं? तमाम जो चीजें सामने आई, क्या आपने कभी इस तरीके का खेल देखा था कभी कि जो टीआरपी का खेल था, जो खुलासा जो हुआ?
मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं एचआर न्यूज को, विशेष रूप से आपको इस हिम्मत दिखाने के लिए बधाई दूंगा, क्योंकि अब कोई फाइल आपकी भी खुलवा सकता है। मतलब आपने जो कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है। मतलब मुंबई का मामला आपने यहां राजस्थान के बॉर्डर पे, हरियाणा के पिछड़े हुए इस आखिरी छोर पे पानी के अभाव ग्रस्त एक इलाके रेवाड़ी में इस पर एक डिबेट शुरू करवाई है। तो ये आपका भी 56 इंच का सीना है, आपकी भी हम एक दिलेरी कहेंगे, जो आपने इस टॉपिक को डिबेट के लिए, दर्शकों के लिए रेवाड़ी तक एक चीज छण के कि ये चीज क्या है। और जहां तक देखो इस मुद्दे की बात है मोहनलाल जी, पिछले 6 महीने से एक शायद आपने विशेष रूप से मीडिया की, पत्रकारिता की गिरावट पर एक विश्लेषण किया था, और उसमें बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जो गुडियानी के राष्ट्रीयता के अग्रदूत, हमें नाज है कि वो हमारे जिले से थे, और उन्होंने ब्रिटिश राज्य की नींद हराम कर दी थी अपनी कलम की मार से, अपनी लेखनी से। तो हमने उसमें भी यही कहा था, और हमारे और आपके कहने की बात नहीं है, आज आम नागरिक कह रहा है कि मीडिया जो है वो एक मिशन नहीं रहा, मीडिया जो है बाजारू हो चला है। चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो। अब जब बाजारू हो गया है तो उसको रेगुलेट करने के लिए वो ब्राक जो आपका सिस्टम है रेगुलेटरी, उसकी भी गठना की गई। लेकिन दुर्भाग्य जो मैं इस खेल में देख रहा हूं कि चाहे ब्राक हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनसीबी हो, मतलब इन सब चीजों को कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोग अपने टूल की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस डेमोक्रेसी के लिए, आम आदमी के लिए आने वाले समय में एक घातक बात होगी। सुशांत सिंह राजपूत, कितने राजपूत, कितने एक्टर, कितने एक्ट्रेस सुसाइड कर रहे हैं। कोई पूछे भाई सुशांत सिंह राजपूत में क्या खासियत थी? देश में कोई राजपूतों का भी राज नहीं है, मतलब क्या आन पड़ी थी जो आपने 24 घंटे, मतलब एक। चौहान साहब मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में। सुशांत सिंह राजपूत में भी जो एम्स की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये आ गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, मर्डर नहीं है उसका। अरे मोहनलाल जी, मैं यही कह रहा हूं, अरे मैं यही कह रहा हूं कि सुसाइड हो या मर्डर हो, हर सेकंड देश में सुसाइड हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बड़े बड़ों के हो रहे हैं, छोटे छोटे के हो रहे हैं। मतलब आपको, और फिर एफआईआर दर्ज है, उनके मां बाप कोई भूखे नंगे नहीं है, कोई सड़क छाप नहीं है। मतलब एक तो होगा लावारिस, आप किसी लावारिस को, मुद्दे को उठा के, कोई झाड़ियों में नवजात शिशु पड़ा है या कोई लाश पड़ी जिसकी कोई शिनाख्त नहीं कर रहा, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, वो मीडिया की बात समझ में आती है। लेकिन एक संपन्न आदमी, करोड़ों रुपए जिसके अकाउंट में है, आपने अपनी तरफ शक की सुई अपने आप ही उठवाई कि भाई आपने इस मुद्दे को क्यों तूल दिया, और कोर्ट कचहरी से भी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से भी बढ़ के, और 24 घंटे रात। चौहान जी इस पे नरेश यादव जी की प्रतिक्रिया ले लेते, वो भी पैनल में हमारे साथ है। यादव साहब,
आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, जो स्थिति निकल के आ रही है कि अब टीआरपी का एक खेल सामने आया है, तो आप काफी ओहदे पर रहे हैं, तो इसको पूरे मामले को किस तरीके से देखें? बलराज जी, पैनल में सभी उपस्थित विद्वानों को मेरी तरफ से प्रणाम। और आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही उत्कृष्ट और ऊंची सोच का काम है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि टीआरपी, सबसे पहले तो हमें टीआरपी शब्द का विश्लेषण करना चाहिए। टीआरपी शब्द का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। हमारे देश के अंदर आज के सिनेरियो के अंदर 400 के करीब टीवी चैनल्स हैं। 400 चैनलों के अंदर होड़ मची हुई है कि कौन नंबर 1 के ऊपर अपने दायित्व को निभा सकता है। जब कोई हेल्दी डिबेट होता है या कोई कंस्ट्रक्टिव तर्क संगत बातें होती है, तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि उस चैनल या मेरे पास ये सशक्तता है, मेरे पास ये शक्ति है, या मेरे पास ये पराक्रम है, इसलिए मैं नंबर 1 हूँ। अब बात आती है टीआरपी की। टीआरपी के लिए हमारे देश के अंदर जो इसका अल्टीमेट जो बजट की तरह से यूज़ होता है, 3200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो चैनल्स के लिए है, और 36,000 करोड़ का जो बजट है वो यूज़ होता है टीआरपी के लिए। मींस जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा यूटिलाइज की जाएगी उसी को बजट ज़्यादा अलॉट होता है, और वही मार्केट के अंदर ऐड ज़्यादा लेते हैं। हमारे जितने भी चैनल्स हैं प्लस माइनस 400 जो मैं बताया है, इसके अंदर क्या होता है, इनका मिशन होना चाहिए कि हम जनता के लिए जनहित की कार्य के बारे में, सरकार की पॉलिसीज के बारे में, किसी की कोई भी हित के कार्य की बातें हैं उसके बारे में, विकास के बारे में जनता को अपने टेलीविज़न पे टेलीकास्ट करके बताएं। लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए होड़ जो लगी हुई है उसके अंदर केवल ये होता है कि हम विज्ञापनों का पैसा लेकर अपनी मार्केटिंग को बढ़ाएं। और जिस पैसे से आपने देखा होगा कुछ लोग तो इन चैनलों से बहुत ही ऊंचे राष्ट्र के बिजनेसमैन बन गए हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर फाइनेंसर बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं। इसका मतलब ये आता है कि केवल हम अपनी कंपटीशन की क्रिएटिविटी को ना दिखा के हम टीआरपी के लिए अपने चैनलों को बेच रहे हैं। अब बात आती है कौन सा चैनल किस तरह से अपने दायित्व को निभा रहा है। अब कोई भी दर्शक जो अपने चैनल के, अपने टीवी के अंदर चैनल को देखता है, वो दर्शक देखता है उसके आइडियाज़ क्या है डिबेटर के, वहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर या किस टाइटल के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई सीखने की या किसी ज्ञानवर्धक बातें आ रही है तो उसको लोग बहुत ही कम देखते हैं। लेकिन जिनके अंदर कुछ कॉम्पिटेंट शो आती है, अट्रैक्शन आता है, कुछ ज़्यादा वर्गल लैंग्वेज या एरोगेशन आती है, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली है कि स्क्रीन के ऊपर अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है। तो मेरे नज़र में या मेरे विश्लेषण के अंदर तो ये है, ये केवल एक अपनी मार्केटिंग करने का तरीका अपनाया हुआ है। और जो पुलिस आईपीएस मिस्टर परमजीत सिंह ने कल बहुत ही उतावलापन दिखाया इस टीआरपी के लिए, अपने आप को मीडिया के अंदर आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो अगर किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए या किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बहुत ही पुरानी इन्वेस्टिगेशन दबी हुई है, किसी को निर्णय नहीं हुआ है, या किसी पर्पजफुल चीज़ के लिए अगर वो इस वक्तव्य को मीडिया में आके बताते तो ज़्यादा उचित होता, ना कि इस टीआरपी के लिए किसी को, 2 आदमी को अरेस्ट करके अपनी एक पैटी एक्सपोजर करने के लिए या पैटी एक तरह से गेन करने के लिए टीवी पे आके चीज़ें बताना। ये सब ठीक बात है। यहाँ थोड़ा सा हम सबको रोकना चाहेंगे, एक छोटा सा वक्त हो गया है हमारा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, छोटा सा एक ब्रेक में।
इसके बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। पैनल में जो है बैठे हैं उनका भी स्वागत है। प्रदीप जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके की अभी जो नरेश यादव जी ने बात कही कि इतना बड़ा बजट है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप बहुत सी जगह गए होंगे, देखे होंगे, पर्टिकुलर एक चैनल चल रहा है आजकल, जैसे हम छोटा सा उदाहरण दे दें, रेवाड़ी सचिवालय का ही, जब आप जैसे एंटर होंगे तो वहां एक चैनल पर्टिकुलर चलता रहता है। सिर्फ एक चैनल रिमोट दर्शक के हाथ में नहीं होता, पब्लिक डीलिंग की जगह ऐसे चैनल। क्या लगता है इसमें आपको ये डाउट है कि इसमें लोगों का माइंड सेट किया जाए, एक महत्ता फैलाई जाए माउथ टू माउथ, या चैनल को दिखा करके उसका प्रचार प्रसार किया जाए कि यही चल रहा है, यही सब कुछ देखना है, तो उससे आपको लगता है माइंड सेट लोगों का होता है? मोहन जी, ये जो टीआरपी के पीछे जो खेल किया जा रहा है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। आप मानिए इस चीज को, इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एजेंडा भी छुपा हुआ है। आज हम जिस देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की बात करते हैं, उसको भी बाजार में बेचा जा रहा है, उसको अलग अलग चैनलों में बेचा जा रहा है। उसमें चैनल भी शामिल है, राजनीतिक पार्टियां भी शामिल है। और कहीं ना कहीं हमारी जो दर्शक की जो भूमिका है, आम आदमी की, देश के भारतीय नागरिक की, वो भूमिका भी कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं का, संवेदनाओं का सौदेबाजी ये लोग करते हैं, उनको कोई शक नहीं। चाहे आप किसी चैनल की बात कर लीजिए, आज ये चैनल जो है, इन्होंने अलग अलग पार्टियों के टेंडर ले लिए कि मुझे किसकी मुखालफत करनी है, मुझे किसकी वकालत करनी है। आप बात को समझिए, इसमें मर कौन रहा है? मर एक आम आदमी में रहा है। हाँ, तो वही भरोसा करता है। मेरा सवाल यही, दर्शक किस पे विश्वास करे? आखिर क्यों दर्शकों को विश्वास क्या करेगा? वो उसको करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, वो कहाँ जाएगा? नेता जो बोलेगा, सरकार जो बोलेगी, उसको भरोसा करना पड़ेगा, उसको तय करना पड़ेगा। देखिए, हम मुंबई से बहुत दूर, प्रदीप जी, हम मुंबई से बहुत दूर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों से हमने मिला जो आज ये कहते हैं कि हम लोगों ने अपना केबल कनेक्शन कटवा दिया। जो चैनल हमें परोस रहा है, जो दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लिए खतरनाक है। चिल्ला चोट जिस तरीके की चैनल में हो रही है, आपने पहले डिबेट में कहा था, यही तो बदलाव आएगा जो बता रहे हो कि जिन्होंने कनेक्शन कटवा दिया, जिन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया, जिन्होंने देखना बंद कर दिया, जिन्होंने अलग तरीके से ही। मोहन जी, एक बात बताऊं आपको मैं, कि आपने देखिए आज देश के अंदर क्या हो रहा है, कि आज देश के अंदर बड़े बड़े, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिसको मानते हैं कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, तो वो गलतियां कर रहे हैं। आज मैंने बोला कि आज छोटा गलती करे तो बड़ा संभाल लेता, आज बड़े गलतियां कर रहे हैं, छोटे संभाल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़ों की गलतियों पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। आज पहले इससे एकदम उल्टा था कि छोटे छोटे लोग, हम लोग इस तरह पर जो गलतियां करते थे, लेकिन आज उल्टा हो रहा है एकदम। आज बड़े बड़े लोग मानते थे। प्रदीप जी, नरेश चौहान जी ने तो सीधा सीधा कह दिया, मोहनलाल जी अब आपको भी संभलना होगा। अगर आप जिस तरीके से छोटे होकर के बड़ों की कमियां निकालेंगे तो नुकसान आपको होगा। लेकिन मोहन जी, एक बात को समझिए, ये सुखद एहसास भी है, हमको ये भरोसा होने लग गया कि वास्तव में जो पूरे देश के अंदर जो पूरा खेल किया जाता है, ये लोग कितनी बड़ी लॉबी के लोग एक्सपोज करते हैं। अच्छी बात है ये, कम से कम एक दूसरे से आगे बढ़ने की ओर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ओर में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। वरना इससे पहले क्या था मोहन जी, आप और हम जैसे लोग तो भोरे के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं अभी तक पत्रकारिता में। अब इससे पहले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चौहान साहब के पास आना चाहूंगा। चौहान साहब, ये जो डिबेट जैसा आप बता रहे हैं, ये सुशांत राजपूत को लेकर के होती है 4-4 महीने तक, आपको नहीं लगता यही डिबेट बेरोजगारी, गरीबी को लेकर के होनी चाहिए थी, तो लोगों में एक विश्वास जगता? आप ये देखिए किस तरीके से 4 महीने तक बांधे, आम आदमी के जरूरतों को लेकर के किस तरीके से करोड़ों लोग सड़कों पे डोले, उसका मुद्दा बंद हो गया, बेरोजगारी का बंद हो गया, गरीब के पास खाने की रोटी नहीं है, आप मंडी में जाइए, फसल की आवक नहीं है, पल्लेदार बेचारा एक टाइम रोटी नहीं खा पा रहा है। तो आपको नहीं लगता ये मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी थे कि सरकार को चेताया जाए किस तरीके से, लेकिन देश को किस ओर ले जाया गया, किस तरीके से मीडिया ने गुमराह कर दिया तमाम चीजों में, तो ये कितना खतरनाक आप मानते हैं? मोहनलाल जी, मैं अपनी बात कंक्लूड करूं कि आपने ये देखा, जैसे मैंने बताया, तो ये पूरा खेल सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट की राइवलरी है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सारे प्रकरण में लगा कि हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व कर दिया और एक किस्म से
महाराष्ट्र पुलिस पर राइडर लगा दिया। कोई इन भले आदमियों से पूछे कि ये एनसीबी जो है, ये ड्रग माफिया, ये आपका अभी महकमा खुला है क्या? इस रिया केस में या सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये महकमा तो बहुत पुराना होगा। अब तक क्या ये झक मार रहे थे या भाड़ झोंक रहे थे? और किस आदमी को नहीं पता? हम रेवाड़ी में बैठे हैं, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि फिल्मी सितारों के यहां खाना पीना, रेव पार्टी और ड्रग्स पार्टी, और मतलब ये चीजें कहां छुपी हुई हैं? अब तक क्यों नहीं कार्रवाई करी? किसने रोक रखा था? कौन सा स्टे था? और जैसे ही सेंट्रल एजेंसीज की पकड़ वहां महाराष्ट्र में तगड़ी हुई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सिस्टम में कहीं ना कहीं, जो बोलते हैं ना मंथली का सिस्टम, बंध्यानी का सिस्टम, ये जो माफिया है, ये जो गलत काम करते हैं, ये जो स्मगलिंग वगैरह करते हैं, इनकी ऊपर तक मंथली और बंध्यानी बंधी रहती हैं। उसी टाइम उसी बात को रोकने के लिए कल ये पुलिस कमिश्नर, क्योंकि पुलिस स्टेट की एजेंसी है, उनके पास है, तो उन्होंने जो इनका मुखिया था, जो सरगना था, मतलब ये जो टीवी वाले का नाम आ रहा है, जो वहां के यूट्यूब के होंगे, उनको धर दबोचा। तो जहां सेंट्रल एजेंसियों का दाव लग रहा है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इनको सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार में राजपूतों की वोट दिखाई दे रही है। बिहार के इलेक्शन इनको सिर पर नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अब जो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज का क्लैश, राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा में, कर्नाटक पॉलिटिकल ड्रामा में, और अब महाराष्ट्र में ये टीआरपी के मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में सामने आया है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मीडिया की पोल खोलने वाला, मीडिया को एक किस्म से कलंकित करने वाला, मतलब ऑलरेडी। नहीं, इसमें एक सवाल जोड़ दो चौहान साहब, आपको लगता है कि मीडिया को किनारे करने या खत्म करने की भी कोई, आपको लगता है इसमें डाउट कि किस तरीके से, जिस तरीके से मीडिया हैवी हुआ, आपने देखा होगा अभी हाथरस कांड के अंदर, तो कहीं ना कहीं डर है कि किस तरीके से मीडिया हैवी होता है और एक माहौल बदल जाता है। यूपी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, तो आप इसको देखते किस रूम में कि पहले मीडिया को हाईजैक करो, फिर मीडिया को खत्म करो, अलग अलग धड़ों में मीडिया को बांट दो, तो आप इसको ऑल ओवर देखते कैसे हैं? मोहनलाल जी, आपको ध्यान और दर्शकों को भी हम ध्यान दिलाना चाहेंगे। हम बहुत पहले अपने विश्लेषणों में बता चुके हैं कि 2014 में इसी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2014 में पावर में आई, 2019 में उन्होंने रिपीट किया। जैसे राहुल गांधी ने इस टेक्नोलॉजी को और ये सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उन्होंने इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं यूज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप ने इस चीज का भरपूर लाभ उठाया और अब वही सोशल मीडिया इस सरकार का सिरदर्द बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सवाल था कि भाई ये अब सरकारों की लड़ाई है, स्टेट वर्सेस सेंटर, और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसमें आम आदमी को कहीं ना कहीं लाभ हम मिलता हुआ देख रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। यादव साहब, ये बताइए, ये सत्ता के वर्चस्व को लेकर के जो लड़ाई है, आप देश के लिए कितना नुकसानदायक है? मोहनलाल जी, जो ये मीडिया के अंदर स्पेसिफिकली आज जो हमारा टॉपिक है टीआरपी वाला, इसके अंदर
सत्ता की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है केवल मीडिया हाउसेस की। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो हमारे 400 चैनल के करीब हैं, इनके अंदर अपने वर्चस्व की लड़ाई है। पहले जैसे टीवी नंबर 1 आज तक टीवी वाले अपने आप को नंबर 1 बता रहे थे, अभी अर्नव जी का जो चैनल है ये उसके कंपटीशन में अपने आप को उठा के लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घराना भी लगता है कि इसके अंदर स्पॉन्सरशिप दे रहा है। अगर बाई दी वे दोनों की कंपटीशन के अंदर लॉजिकल अगर हम एनालाइज करते हैं तो कोई भी जो एस्टेब्लिश्ड चैनल थे, अगर उसके अंदर कंपैरिजन में दूसरे वाले अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, इनोवेटिवनेस की वजह से या अपनी पोटेंशियलिटी को दिखा के अगर कंपेयर कर रहा है तो इट इज ऑब्वियस जो यादव साहब आपकी आवाज कट गई। चौहान साहब आपके पास आएंगे। चौहान साहब ये बताइए, आपको लगता है इसमें वर्चस्व कहीं ना कहीं है? जिस तरीके से नरेश जी कह रहे हैं नहीं पॉलिटिकल, तो जाहिर है पॉलिटिकल हाथ तो होगा ना, नहीं होगा तो मीडिया की लड़ाई बेशक हो, हाथ तो पॉलिटिकल होगा ना। नरेश जी, मोहनलाल जी, नरेश जी भी देखो, अपना हर एक आदमी का एक नजरिया होता है और हम उनके नजरिए को नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन जो आम आदमी को, सड़क पे चलने वाले नागरिक को दिखाई दे रहा है। या अपने डिबेट में या आपके चैनल पर किसी भी दूसरे चैनल की बड़ाई या बुराई करना, उन लोगों को बिना पैसे दिए, बिना अपने स्वार्थ के कोई टॉपिक नजर नहीं आता था। लेकिन आज ये टॉपिक ढूंढने के लिए रेवाड़ी की भी खाक छानेंगे, कुंड मणेठी के एम्स की भी खाक छानेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है आम आदमी के लिए। अच्छी शुरुआत। प्रदीप जी, क्या आप चौहान साहब की बात का समर्थन कर रहे हैं कि अब खाक छाननी पड़ेगी डिबेट के लिए या मुद्दों के लिए? और जैसा अभी यादव साहब बता रहे थे कि ये आपस में चैनलों की वर्चस्व की लड़ाई है, 400 चैनल है, तो क्या जाहिर है आपको नहीं लगता इन चैनल को भी राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं है, उसी को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई भी नजर आ रही? देखिए, पूरे देश में डेमोक्रेसी के नाम पर कोई भी चैनल, मान लीजिए कोई भी व्यापार हो, कोई भी छोटा बड़ी बात हो, आज बिना पॉलिटिकल विल पावर के कुछ भी संभव नहीं है। एक ऐसी आदर्शी ताकत है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर खड़ी रहती है। चैनल की हम जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा चौथा लोकतंत्र का स्तंभ, जो जिसको ऊपर एक पूरे देश का विश्वास बना रहता था कि कहीं न कहीं अगर पॉलिटिकल गड़बड़ी हो रही है या अलग अलग और सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है तो कम से कम मीडिया एक ट्रांसपेरेंसी का काम करेगा। लेकिन आज पहली बार किसी न किसी माध्यम से सही, मुंबई पुलिस का अपना भी एक कोई टारगेट था कि वो रिपब्लिक भारत को किसी न किसी माध्यम से रोके, उसको कहीं न कहीं अपने एजेंडे में ले, अपने निशाने पर ले। लेकिन कहीं न कहीं ये सारे मामले में देखिए कहीं न कहीं धुआं तो उठ ही रहा है ना, चिंगारी तो कहीं न कहीं लगी है, इसलिए तो धुआं उठा है ना। ये सब चीजें सामने आ रही और ये एक बहुत बेहतर है, लोगों की आंखें खुल रही है। ये भी प्रकार से कहिए कि एक प्रकार से जैसे आंखें कमजोर हो जाती है। मैं पैनल के सभी लोगों से एक और चीज जोड़ना चाहूंगा
कि आप ये बताइए, ये तो न्यूज चैनल के वर्चस्व है, इसके अलावा भी और एंटरटेनमेंट चैनल है, मूवी के चैनल है, गेम्स के चैनल है, क्या उनमें भी इस तरीके का वर्चस्व होता? दोनों से अंत के अंदर मैं ये चाहूंगा, प्रदीप जी पहले आपसे, फिर चौहान साहब से और फिर यादव साहब से। मोहन जी ये देखिए पूरा बाजार कहते पूरा बाजारू हो चुका है। आप यकीनन मानिए धर्म भी बाजार में आ चुका है, जाति धर्म जितने भी जहां पूरा आस्था है वो सब बाजार के रास्ते से आ रही है। और वो बाजार में जो दिखाया जा रहा है, बाजार के माध्यम से जो थोपा जा रहा है जबरदस्ती किसी न किसी माध्यम से, वो एक विश्वास के नाम पर वो चला जा रहा है, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। और ये बेहतर हम ये मांगकर चलते हैं कि कल की जो घटना हुई है टीआरपी के नाम पर जो सब चीजें सामने आई है, बेशक वो आपसी चैनलों की लड़ाई है, लेकिन ये कहीं के एक आम आदमी की आंखें खोलने का काम भी करेगी। हमें एहसास होगा कि हमें अपने दिमाग से का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको लगता है लड़ाई बड़ी होगी? बिल्कुल बढ़ेगी भी, और ये एक लंबा चलेगा जाएगी। तो चौहान साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया? यादव साहब शायद पैनल से उनका फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, शायद वो हमारे पैनल से निकल गए हैं। चौहान साहब आपका कमेंट चाहूंगा लास्ट में, अंत के अंदर किस तरीके से देखते हैं, क्या लड़ाई लंबी चलेगी? देखो, मैं नहीं मानता कि लंबी चलेगी, क्योंकि जब जहां आपके स्वार्थ और फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाते हैं ना, तो वो फाइनेंशियल मैटर्स में आदमी लड़ने की बजाय पैचअप के मूड में रहता है। और जो आपने बताया कि भाई और चैनलों में धार्मिक है, स्पोर्ट्स के हैं, एंटरटेनमेंट के हैं, मतलब कहने की बात नहीं है। अब आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखो कितने में बिकता है, और किस चैनल वो एक खुली बोली लगती है। धार्मिक चैनल है, धार्मिक चैनलों में मतलब कहां से कहां हमारे सामने है, हमारे इलाके की एक शख्सियत को एक चैनल के माध्यम से और क्या मुकाम हासिल हुआ है। तो इसलिए वो सब चीजें हैं, लेकिन आप फ्रेम से बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा और लक्ष्मण रेखा लांघोगे, तब ये लड़ाइयां हुई हैं। जब मेरा बड़ा स्पष्ट, ठीक है, मेरा एक दोनों से एक और सवाल है, अंत में मेरे जहन में सवाल आ गया। ये तो हमने की न्यूज चैनल्स को लेकर के, अन्य चैनल को लेकर के, क्या दोनों से मैं जानना चाहूंगा सोशल मीडिया में भी इस तरीके का कंपटीशन आप देख रहे हैं आने वाले समय में, कि उसके में भी वर्चस्व की लड़ाई होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा देखे, फेसबुक चैनल को ज्यादा देखे? चौहान साहब और फिर मेरे प्रदीप नारायण जी। मोहन जी, ये जो सोशल मीडिया की बात करें, चैनल की बात करें, ये सारा मिला जुला मतलब मिश्रण है पूरा, ये बराबर ही चल रहे हैं। सब चाहते हैं कि ना, सब चाहते हैं कि ये एक प्रकार से जो है उनकी टीआरपी, देखिए टीआरपी कोई बुरा शब्द नहीं है, सब चाहते, लेकिन वो एक बहुत ही मर्यादा के साथ आगे बढ़े, लोग उसको बिल्कुल एक स्वस्थ परंपरा के साथ आगे बढ़े। वो बाजार के रास्ते से, खेल के रास्ते से, साजिश के रास्ते से देश की एकता और आपसी विश्वास को छल के आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि वो अपराध की श्रेणी में आती है। तो कहीं कहीं सोशल मीडिया भी हो, कोई भी हो, चाहे प्रिंट मीडिया की बात की जाए, यानी कि विश्वास कमजोर हुआ है, और विश्वास को जिस तरीके से ये एक्सपोज हुआ है। इसमें मैं और एक सवाल जोड़ देता हूं प्रदीप जी, आप जो जवाब दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप जैसे न्यूज पेपर चला रहे हैं, तो आप पेपर में कोई ऐसी खबर छापे कि पाठक खुद उस अखबार को ढूंढे और मांगे? मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मैं कोई ऐसी न्यूज लेके आऊं, ऐसा मुद्दा लेके आऊं कि लोग उसको ढूंढे कि एचआर न्यूज पे चला, पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने नगर परिषद का एक मुद्दा चला है, ये ज्यादा महत्व रखता है, यानी कि फर्जी आंकड़े ज्यादा महत्व रखते हैं? जी देखिए मोहन जी, ये मैं आपको बता रहा कि सबका अपना अपना नजरिया है। अब मैं भी चाहता हूँ मेरा अखबार ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, मेरी चर्चा में सब लोग उसमें जुड़े, मुझे भी 2 पैसे ज्यादा मिले, पूरी बात नहीं है। देखिए उसके साथ साथ झूठ का सारा लेंगे, झूठ का सारा तो पानी के बबूले टुकड़े रहेगा ना। ये आप जल्दी सी पाठक दर्शक को मूर्ख नहीं बना सकते। प्रदीप नारायण अगर एक बार कैसे रोक लेगा, वो सब न जाने कितनी हजारों लाख की आंखें देख रही है, लोग पढ़ रहे हैं, सब समझदार लोग आ चुके, जितनी अवेयरनेस सब कई सालों में आई है, 4-5 सालों में नजरिया बदला है, सब चीजें समझ रहे। देखो ना, आपने देखा होगा इस तरह से देश अलग अलग विचारधारों में बढ़ जाता है, डिबेट करता है, कोई समर्थन में आता है, कोई विपक्ष में आता है, बड़े तरीके से भी आता है। तो ये डेमोक्रेसी का बहुत बेहतर उदाहरण भी सामने आया है। डेमोक्रेसी का बेहतर उदाहरण सामने आया है, आपने बिल्कुल ठीक है। चौहान साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहेंगे? कार्यक्रम का समापन का वक्त हो रहा है, तुरंत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया पूरी दे, जो हमारे सवाल थे उसके जवाब आप हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि सोशल मीडिया, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आज की तारीख में इसी सरकार का सिरदर्द बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक एक गुहार भी लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। एक अभी रिपोर्ट आई थी कि ये गूगल जो है ये धेला भी नहीं दे रहा भारत सरकार को और अरबों रुपए कमा रहा है भारत वाले लोगों से ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीजें कंट्रोल और फ्रेमवर्क में होनी भी चाहिए और उन बेतहाशा, मतलब अब कहीं ना कहीं हम यूजर्स को भी परेशानी होती है। हम और आप कई सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी पोस्ट आ जाती हैं, वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो पेड है। अब उन सर्कुलेट करने वालों को, फॉरवर्ड करने वालों को कुछ मिल रहा है या नहीं, या वो मुफ्त में इसे दिखा रहे हैं या कम पैसे में दिखा रहे हैं, एक दिन इसका भी भांडा फोड़ होगा, ये मुझे पूरा विश्वास। ये भांडा फोड़ होगा। तो ये तमाम हमने आपको डिबेट दिखाया किस तरीके से चर्चा हुई, चर्चा ये आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। अगले फिर किसी मुद्दे के साथ देखते रहिए HR।